महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। अंततः सान्याल साहब को घर पसंद आ गया, नहीं तो परेशानी हो जाती। सान्याल शहर के आदमी हैं। वहाँ पर उनका पुश्तैनी घर, बड़े बड़े कमरे, बड़ा सा गार्डन और माइन की क्वार्टर, 2 कमरों का कबूतर का दबड़ा जैसा लग रहा था उन्हें। हालांकि इस कोल माइन में नौकरी लगने से वे बेहद प्रसन्न थे। बड़े भाग्यशाली लोगों की ऐसी नौकरियां लगती हैं। अब अगले 5-7 साल तो आराम से यहीं बिताने थे। ऐसे में अगर एक रहने की अच्छी जगह ना हो तो ऊपर से उनकी पत्नी कोमोलिका, उसका तो क्या ही कहना। उसके तो शौक ऐसे हैं कि इस घर को भी पसंद करेगी या नहीं। मगर ये अपेक्षाकृत अच्छा ही था। जैसे ही इंजीनियर साहब के मन को क्वार्टर नहीं भाया तो बाकी कर्मचारियों में एक होड़ सी मच गई। जल्द से जल्द इंजीनियर साहब के लिए घर खोजना था। अचानक ओवरसियर रमेश बाबू ने ही ये घर उनको बताया था। हालांकि घर देखते ही इंजीनियर साहब को तुरंत ही पसंद में आ गया। बस फिर क्या था। वैसे घर माइन से 3 किलोमीटर दूरी पर है, मगर आने जाने के लिए तो ऑफिस की गाड़ी है ही है। जरूरत होगी तो शहर से वो अपनी बाइक भी ले आएंगे। फिर चिंता किस बात की। बस घर को जमा कर अब उन्हें इंतज़ार करना था 2 हफ्ते बाद आने वाली उनकी पत्नी की। तब तक आसपास कहाँ पे बाजार है, कहाँ पे दवाई दुकान है, कहाँ क्या मिलता है, इस सब की जानकारी लेकर वो आराम से रहना चाहते थे। घर में पहुंचकर सामान वगैरह सब कुछ सेट करा कर वो आराम कर रहे थे। शाम करीब 4-4:30 होगा। घर भी बड़ा अच्छा मगर थोड़े से शांत वातावरण में है। वैसे भी माइनिंग का ये एरिया जंगल के पास ही पड़ता है। घर के आसपास और कोई घर तो नहीं है, मगर थोड़ी दूरी चलने पर ही पक्का रास्ता मिल जाता है। वहाँ से बाजार भी चालू होता है। घर की एक तरफ जंगल जैसा इलाका है। घर भी बड़ा अच्छा सा ही है। सामने बागीचे की जगह है, मगर उपयोग में न होने की वजह से अभी जंगली झाड़ियां भर गई हैं। कमोलिका का समय यहीं पर काम करते हुए बीतेगा। घर के पीछे एक तालाब सा है, बस वही थोड़ी सी परेशानी का कारण है। बहुत पुराना तालाब होगा। पूरे पानी पर शैवाल जमी हुई है। देखने से तो ऐसा लगता है कि पथरीली जमीन पर शैवाल उगाई हो। किसी को समझ में ही ना आए कि वो एक तालाब है। अभी आराम करते हुए कुछ समय ही हुआ होगा। अचानक पानी में कुछ गिरने की आवाज आई। वो चौंक पड़े। अरे ये कैसी आवाज। तभी दोबारा वही आवाज आई। उन्होंने तुरंत ही पीछे तरफ की खिड़की खोली तो देखा तालाब के पास एक आदमी खड़ा तालाब में कुछ फेंक रहा है। उसके हाथ में एक और पैकेट है? ये कहीं इन गांव वालों की डंपिंग यार्ड तो नहीं? तालाब के बाद एक जंगल झाड़ियों के पीछे से सांथालों की बस्ती है। ये उन्होंने जान रखा था। वहीं का कोई व्यक्ति होगा, पर अगर ये उनकी डंपिंग यार्ड हुई फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कोमोलिका जो हाइजीन प्राणी है ऐसे डंपिंग यार्ड के पास घर लिया हूं सुनकर तो वो क्रोधित तो उठेगी। अचानक वो चीख पड़े। अरे सुनो, क्या कर रहे हो? यहाँ पे कचरा मत फेंको, अब से हम लोग यहाँ आ गए हैं। सुनकर व्यक्ति मुड़कर देखा और बोला, नहीं बाबू, कचरा नहीं फेंक रहे, खाना दी रहे हैं। नहीं तो वो तो हांस मुर्गी बकरा सबको खा जाए। को खाना दे के शांत रखना जरूरी है।
किसको? कौन हो तुम? कहकर वो तुरंत ही अपने बैकयार्ड के दरवाजे की तरफ दौड़े, मगर दरवाजा खोलकर बाहर आते आते वो व्यक्ति पास की झाड़ियों में लोप हो गया था। ओफ! वो तेज कदमों से तालाब की ओर चल पड़े। यहां पर आखिर है क्या? तालाब के थोड़े पास पहुंचकर झांक कर देखा तो तालाब का पानी शांत था। कुछ एक जगह से बुलबुले निकल रहे थे। खाना दे रहा था। मछली असली जैसी कोई प्राणी है क्या? जितना छोटा तालाब है उसमें मछली तो रह सकती है, मगर इतनी बड़ी मछली कि उसे इतने बड़े बड़े पैकेट में खाना देना पड़े, या फिर मगर जैसा कोई जीव? नहीं नहीं, ऐसी जगह पे वो लोग नहीं रह सकते। तभी उसकी नज़र जमीन के पास ही पड़े कुछ मुर्गी की हड्डियों, मछली के कांटों पर पड़ी। ओह, मुझे लगता है ये बेवकूफ़ बना गया। ये उनका डंपिंग यार्ड ही है। फिर तो प्रॉब्लम हो गई। ओहो, ओवरशियर से बात करना होगा। कोमोलिका को पता चला तो आसमान सर पर उठा लेगी। अभी वो ये बातें सोच ही रहे थे कि अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे तालाब के अंदर से एक बड़ी सी जीभ निकल कर आई और उन हड्डी और कांटों को समेटकर पानी के अंदर लोप हो गई। अरे, ये कौन सा जीव है भाई? पता तो करना ही पड़ेगा। लौटकर वो अपने रूम में आ गए। तभी अचानक आवाज कानों में पड़ी। बाबू, सब काम शेष हो गया, सब काम खत्म, अब हम जाएं? चौंक पड़े थे वो। ये प्राणी भी बड़ी अजीब तरह की है। घर में आकर सामान वगैरह जमवा रहे थे कि अचानक एक महिला दरवाजे पर खड़ी दिखी। बाबू! वो इस तरह के हाव भाव लेकर खड़ी थी जैसे कह रही हो, पहचाना मुझे? मगर वो तो उसे पहचानते नहीं थे। पूछने पर पता चला पास ही के गांव में रहती है। नाम लक्ष्मी है। काम वगैरह करती है। इससे पहले जो बाबू इस क्वार्टर में रहते थे उनके लिए झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना पकाने का काम कर देती थी। अब यहाँ पर नौकर मिलना तो शायद संभव न हो, इसलिए इंजीनियर साहब ने उसे अपने पास रख तो लिया, मगर रखने के बाद से ही वो थोड़े परेशान से थे। महिला कुछ साइकोपैथ सी लगती है। अजीब अजीब सी बातें, अजीब अजीब से हरकत, ऊपर से एक टांग से लंगड़ी। अचानक ही ऐसे प्रकट हुई थी, डर गए थे इंजीनियर साहब। बाबू, सब काम खत्म, हम जा ही रहे। अचानक वो कुछ बड़बड़ाने लगी। क्या हुआ लक्ष्मी? नहीं, कुछ नहीं बाबू, हम पूछत रहे ये घर में तुम अकेले रहोगे क्या? नहीं, 2 हफ्ते बाद मेरी पत्नी भी आ जाएगी। हाँ, तब ठीक है, आराम से रहो, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। दिन के समय तो कोई डर नहीं, रात को नहीं 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 बाबू, तुम रहो, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, कहकर लंगड़ाते लंगड़ाते वो अपने घर की तरफ चल पड़ी। इंजीनियर साहब का दिमाग खराब हो गया था। इस महिला को भी जल्द से जल्द निकालना पड़ेगा। उन्होंने जाकर रसोई घर में देखा। आलू का दम, रोटियां, कुछ तली हुई सब्जियां। एक टुकड़ा आलू उठाकर खाकर देखा तो स्वाद काफी अच्छा लगा। साइको हुई तो क्या हुआ, महिला के खाना पकाने का हाथ अच्छा है। ठीक है, अब कुछ दिन गुजारा किया जाए। अभी तो ओवरशियर आने ही वाला है, साथ में खाना भी खा लेंगे और इन सारी समस्याओं के बारे में उससे बातें कर लूंगा। तभी अचानक दूर से बाइक की आवाज सुनाई दी। तो समझ गए ओवरशियर आ रहे हैं। ओवरशियर के साथ कुछ ऑफिशियल बातें करने के बाद वो बोले, अच्छा, तुमसे 2 बातें कहनी थी। कहिए ना सर। अब कोई काम वाले का जुगाड़ हो सकता है क्या? हो जाएगा, मगर अभी खाना कौन पका रहा है? अरे, यहीं पास के गांव की एक महिला है,
खुद आकर मिली, रख लिया, तो प्रॉब्लम क्या है? अरे भैया, प्रॉब्लम है उसका स्वभाव, बड़ी अजीब से साइकोपैथ टाइप की है, क्या क्या बातें करती रहती है, पता नहीं, उसे मैं ज़्यादा समय झेल नहीं पाऊंगा। अरे कोई बात नहीं साहब, हो जाएगा। और दूसरी बात है, पीछे वो तालाब का है क्या? तालाब? हाँ, तालाब तो है, मगर मुझे लगता है वो गांव वालों का डंपिंग यार्ड है। आज एक आदमी उसमें कुछ कुछ डाल रहा था, पूछा मैंने तो कहता है उसको नहीं डालूंगा तो बकरियां मुर्गियां खा जाएगा, वो यहाँ रहता है, ऐसा वैसा। अरे साहब ये सब छोड़िए, ये सांथाल आदिवासी गांव वाले थोड़े पिछड़ी मनोवृत्ति के हैं, इसलिए उन पर ध्यान मत दीजिए। मगर तुम मेरी बीवी को नहीं जानते, उसे अगर पता चला कि इस तरह की जगह में घर लिया है तो वो तुरंत ही वापस लौट जाएगी। तो आप चाहते क्या हैं? मैं चाह रहा हूँ कि एक आध घर का इंतज़ाम करो। कर दूंगा साहब, मगर 2-4 दिन समय लगेगा। अरे अभी हमारे पास 2 हफ्ते का समय है, तब तक तो हो जाएगा ना? हो जाएगा, आप तो क्वार्टर में नहीं रहेंगे। नहीं नहीं, क्वार्टर में रहने की बात मत करना। हाँ ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। वैसे इस घर का पता तुम्हें कैसे चला? मैं तो यहाँ कभी आया नहीं था, वो आपने जब कही ना तो सबके पास बातें पहुंची, तो एक ट्रक ड्राइवर ने बताया था। ये घर एक व्यक्ति का है जो पटना में रहते हैं, उनका एक केयर टेकर है मंगलू साव नाम का, थोड़ा सा पागल है, वही इस घर का रखा हुआ है। यहाँ सब पागल ही रहते हैं क्या? क्या पता साहब, वो तो घर देने को तैयार ही नहीं था, कहता है ये घर अभिशप्त है। आप तो ये सब नहीं मानते ना? बकवास मत करो, इतना अच्छा घर अभिशप्त हो सकता है क्या? अरे बहुत समझा बुझाकर उससे घर लिया, अब फिर से दूसरा घर, ठीक है कुछ कर लेंगे। अच्छा तुम डिनर यहीं करके जाओ। उसके बाद दोनों ने मिलकर खाना खाया और फिर उसके जाने के बाद घर बंद करके वो सोने चले गए। कमरे में लेटे लेटे अभी कुछ ही समय हुआ था कि अचानक एक अजीब सी आवाज उनके कानों में पड़ी। चौंक कर कुछ देर चुपचाप लेटे रहे, फिर अचानक वही आवाज कानों में पड़ी, जैसे जैसे पानी में कुछ गोते लगा रहा हो। पानी तो आसपास एक ही जगह है। तालाब में कुछ हलचल हो रही है क्या? वो तुरंत ही अपने बेड से उठे और बैकयार्ड का दरवाज़ा खोलकर तालाब की तरफ बढ़ चले। चांद की रोशनी में आसपास अंधेरे, सन्नाटे और झींगुरों की आवाज़ के अलावा कुछ भी नहीं था। चांद की क्षीण रोशनी में उन्होंने आसपास के परिस्थितियों का निरीक्षण करने की कोशिश की तो समझ में आया तालाब के पानी में एक भंवर सा बना और लुप्त हो गया। तो तालाब में जो भी जीव है वो हरकतें कर रहा है। वो तालाब के पास जाकर कुछ देर खड़े रहे। चारों ओर सन्नाटे के बाद अचानक पानी में एक हलचल हुई और पानी से जो जीव बाहर आया उसे देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक सांप जैसा जीव रेंगता हुआ मिट्टी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे पूरी तरह से सांप कहना सही नहीं होगा। उसका पिछला शरीर तो पूरी तरह से सांप का था, मगर अगले शरीर के हाव भाव इंसान के जैसे थे। और वो तो क्या है? हाथ लिखे हड्डी जैसे 2 हाथ। थोड़ा सा गौर से देखने पर उन्हें और अधिक आश्चर्य महसूस हुआ, क्योंकि सचमुच उसका ऊपरी शरीर इंसानी रूप से मिलता जुलता था और
चेहरा जैसे किसी औरत का चेहरा हो। परिस्थितियों को भांपकर वो तेजी से अपने कमरे की तरफ चले आए और चुपचाप बिस्तर पर लेट गए, मगर नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। अभी जो कुछ उन्होंने देखा था वो क्या था? क्या उसके आंखों का भ्रम या सचमुच कोई अजीब सा जीव है उस तालाब में? कल इस बात का पता लगाना होगा। तुरंत ओवरशियर से बात करके उसे घर बदलना होगा। यहां रहना ठीक नहीं है। यही सब सोचते सोचते जाने कब नींद आ गई। अचानक कानों में आवाज पड़ी, बाबू उठो, चाय पी लो, 8 बज गए, ऑफिस नहीं जाना है। थोड़ी देर करते हुए अचानक उसे एहसास हुआ और वो तुरंत उठ बैठा। सामने लक्ष्मी खड़ी थी, हाथों में चाय का प्याला लेकर। मगर लक्ष्मी अंदर कैसे आई? बाहर का दरवाजा तो तुम अंदर कैसे आई? आने का क्या है बाबू, बहुत से रास्ते हैं। बाहर का दरवाजा तो बंद है, उसके अलावा भी तो रास्ते हैं। रास्ते हैं? और कौन सा रास्ता है? बाबू, मैं आकर दरवाजा ठकठका रही थी, आप नहीं खोले, गहरी नींद में थे शायद। फिर मैंने इधर उधर देखा तो पीछे का दरवाजा खुला था, अंदर आ गई, फिर मैं चाय बना लाई। पीछे का दरवाजा खुला था? मगर कल रात तो मैंने खुद अपने हाथों से दरवाजा बंद किया था, या नहीं किया था? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अचानक रात का वो दृश्य उनके दिमाग में खेल गया। मन में एक बात उठी, लक्ष्मी तो पास के गांव में ही रहती है, उसे अगर कुछ पता हो तो। मगर उस महिला से कुछ पूछना भी अपने सिर पर पत्थर मारने जैसा था। अजीब साइको कैरेक्टर है, क्या बोलना शुरू कर दे पता नहीं, मगर अपने मन की आदम में जानने की इच्छा को रोक नहीं पा रहे थे। ड्राइंग रूम में पहुंचे तो लक्ष्मी घर पहुंच रही थी। बोले, लक्ष्मी 2-3 बार बुलाने के बाद अचानक वो पलटी। हाँ बाबू, क्या हुआ? ये पीछे तालाब में क्या रहता है? वो गांव वाले क्या खाने देते उसे? वहाँ पिरैना रहती है, पिरैना है, वो को खाना देना जरूरी है, नहीं तो वो हांस बकरी सब खा जाए। खाना मिले तो वो शांत रहती है। पिरैना वो क्या है? वो जोग देवी है, अमर है, जन्म जन्मांतर से वहां पर पहरा दे रही है। आपको कोई डर नहीं बाबू, आप रहो यहाँ। दिन के समय वो इंसानी रूप लेके हमारे बीच ही रहती है, मगर रात को थोड़ा संभल के रहिएगा, पीछे का दरवाजा खुला मत रखिए, तब पिशाच बन के घूमती है रात को। दिन के समय कोई डर नहीं, दिन के समय कोई डर नहीं, कहकर वो रसोई घर की तरफ चली गई। इंजीनियर साहब को फिर से गुस्सा आया, और ये पगली औरत, और इसे कुछ पूछना ठीक नहीं होगा। जल्दी से नहा लेना चाहिए, 10:30 बजे गाड़ी आ जाएगी उन्हें लेने। ऑफिस में जाकर ही किसी से कुछ पता लगाना होगा। इसके बाद जब वो नहाकर निकले तो सोचा, इस पागल औरत ने कुछ नाश्ता बनाया है कि नहीं तो ऑफिस कैंटीन में जाकर ही खाना पड़ेगा। रसोई में जाकर देखा तो लक्ष्मी नहीं थी। काम करके कब चुपचाप चली जाती है बिना बताए, इसका कोई अनुमान नहीं। हालांकि रसोई में कुछ बर्तन ढके हुए थे। खोलकर देखा तो टोस्ट ऑमलेट और आलू के पराठे थे। काम में महिला ठीक ठाक ही है, पर
कल ही उसे 500 रुपये देकर विदा करेंगे। इसे झेल पाना संभव नहीं है। और वैसे भी उनके दिमाग में जो मास्टर प्लान चल रहा था उसे क्रियान्वित करने के लिए घर में अकेला रहना ज़्यादा जरूरी है। आज रात को ही सारा मैदान वो साफ कर लेंगे, मगर थोड़ी और जानकारी इकट्ठी करनी जरूरी है। अचानक गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। 10:30 बज रहे थे। तुरंत ही वो ऑफिस के लिए निकल पड़े। उसके बाद ऑफिस में ढेर सारा काम, खोज, मजदूरों से बातचीत, मजदूरों को अलॉट करना करते करते दोपहर के 3 बज गए। उन्होंने कैंटीन में ही खाना खाने की सोची। कैंटीन का खाना वैसे बहुत अच्छा रहता है। रोटी, चावल, चिकन ये ऑर्डर किया उन्होंने। हालांकि यहाँ के मजदूर ज़्यादातर रोटी ही खाते हैं, मगर चावल भी यहाँ अच्छा ही मिल जाता है। खाने की खुशबू से भूख और बढ़ गई थी। रोटी खा ही रहे थे कि अचानक पास की टेबल से एक व्यक्ति मुस्कुराता हुआ उनके सामने आकर बैठा। नमस्कार इंजीनियर साहब, मैं यहाँ का फोरमैन मंगलू। ओ तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ? ठीक ही लग रहा है, और क्या। कहाँ ठहरे हैं? वो तालाब के पास वाला जो घर है ना, है उसका पता किसने दिया आपको? अरे ओवरशियर ने ही बताया था। मुझे क्वार्टर कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए। है उस घर में तो कोई नहीं रहता था। वो तो शायद मंगलू साहु के केयरटेक में है। उसके मालिक तो छोटा नागपुर वगैरह कहीं रहते। नहीं, पटना। हाँ। अच्छा, हमारे यहाँ कोई पीछे के गांव से है क्या? हाँ है ना, वो धनकू नाम का एक आदमी है। आज आया वो। देखना पड़ेगा रजिस्टर में। उसे जल्दी मेरे पास लेके आइए। देखकर मैं बता तुरंत अभी। इंजीनियर के गंभीर स्वर को सुनकर बेचारा थोड़ा भयभीत हो गया और दौड़कर धंगलू को खोजने निकल पड़ा। इधर इंजीनियर साहब खाना खत्म करने के साथ साथ वेटर से कुछ कह रहे थे। उनकी बातें सुनकर वेटर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। तभी अचानक फोरमैन की आवाज आई। नजरें उठाकर देखा तो उसके साथ एक मध्यम कद का 20-22 साल का लड़का चला आ रहा था। तुम ही धंगलू हो? जी हाँ साहब। वो जो घर के पीछे तालाब है उसके बारे में क्या जानते हो? कुछ कुछ सुना है साहब। अच्छा, लक्ष्मी नाम की कोई औरत तुम्हारे गांव में रहती है? नहीं साहब, लक्ष्मी को तो हम नहीं जानत, मगर तालाब के बारे में जानत है। वो तालाब में पिरैना रहती है साहब। वो बड़ी भयानक सांप है, अमर है, मर के भी नहीं मरती है। और सुना है वो तालाब के अंदर से कोई गुप्त मंदिर जाने का रास्ता है, वही की पहिरा देती है वो। असल में वो जौक है साहब, बहुत शक्तिशाली जौक। उसको खाना देके शांत रखना पड़ता है, नहीं तो गांव में आकर बकरी मुर्गी जो भी मिले खा जाती है। कभी कभी तो इंसानों पर भी हमला कर सकती है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। सारी बातें सुनकर इंजीनियर साहब को एक बात समझ में आ गई कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है। शायद तालाब के अंदर से कोई प्राचीन मंदिर जाने का गुप्त रास्ता है, जिसे सरकार को न पता चले और सरकार उस पर अधिकार न कर ले। इसके लिए गांव वालों ने ये सब कुचक्र चलाया हुआ है। जो भी है, आज रात को उनके मास्टर प्लान से सारा पासा ही पलट जाएगा। हो सकता है उनके नाम कोई बड़ी ऐतिहासिक खोज लिखा जाए। इसके बाद काम खत्म करके घर को लौट पड़े। जाने से पहले ऑफिस की लैब से एक खास तरह का केमिकल उन्होंने अपने साथ ले लिया। ये NH2 था, एक तरह का मिथाइल साइनाइड, जो कोयला पत्थर को गलाने के लिए उपयोग होता है।
पहले NH1 का उपयोग होता था, मगर उससे बहुत भयानक धुआं और बदबू निकलती थी, जिसमें काम कर पाना मजदूरों के लिए संभव नहीं था। इसलिए NH2 की खोज हुई। इसमें किसी भी तरह की बदबू नहीं होती है, मगर बहुत ही जहरीला है, कोयले तक को पिघला देता है। फिर उस जीव की तो बात ही क्या। आने से पहले होटल के वेटर से उन्होंने कहा था कि जितनी भी हड्डियां, मछली के कांटे वगैरह मिले उन्हें एक पॉलीथीन में भरकर दे दें। वेटर सुनकर आश्चर्यचकित हो गया था, मगर मिल गया उन्हें। दोनों ही चीजें लेकर वो अपने क्वार्टर में पहुंचे। सबसे पहले उस पैकेट में NH2 रसायन डालकर उसे अच्छी तरह से मिलाया। वो कितना भी भयानक जीव क्यों ना हो, इस जहर के आगे उसकी नहीं चलेगी। आज रात ही उसका किस्सा खत्म। साथ ही ऑफिस से एक 8 सेल का टॉर्च भी मांगकर ले आए थे, कुछ खास काम बताकर। अब इंतजार था रात होने का, क्योंकि वो जीव रात को ही निकलता है। रात मतलब यही 10 बजे के करीब। रात 10 बजे करीब चारों तरफ सन्नाटा था, केवल झींगुरों की आवाज ही थी। टॉर्च हाथ में लिए इंजीनियर तालाब की तरफ बढ़ रहे थे। चारों ओर घना सन्नाटा था। आसपास टॉर्च की रोशनी मारकर उन्होंने देखा, कुछ भी नहीं था। तालाब का पानी भी बिल्कुल शांत था। लगता है जीव अभी तक बाहर नहीं आया है। तालाब को देखने पर सचमुच ऐसा लगता था कि जमीन पर शैवालों की फैल जाने से जमीन वैसी है। अनजाने में अगर कोई वहां चला जाए तो शायद तालाब ना समझ पाए और डूबकर मर जाए। अचानक पास के पेड़ों में कुछ हलचल हुई। टॉर्च उधर मारकर उन्होंने देखा, मगर कुछ नहीं था। अब बारी थी अपना काम करने की। पॉलिथीन बैग का वो मुंह खोल ही रहे थे कि अचानक फिर पास की झाड़ियों में से आवाजें हुई। और अब की बार जब टॉर्च मारकर उन्होंने देखा तो उनका पूरा शरीर सिहरन से भर उठा। उनसे करीब 8 या 9 हाथ की दूरी पर वो भयानक जीव जमीन पर घात लगाए जैसे उनका इंतजार कर रहा था। हो, इसका मतलब वो पहले ही बाहर आ चुका था। टॉर्च की रोशनी में अच्छी तरह से उसका उन्होंने निरीक्षण किया। सचमुच बेहद अद्भुत सा जीव था। कमर से नीचे सांप की तरह, कमर से ऊपर एक औरत का सा शरीर, जिसके 2 छोटे छोटे लिखे हाथ और चेहरा औरत का सा, मगर आंखें हरे रंग की 2 बड़ी बड़ी लाइटों जैसी जल रही थी। उसके मुंह से बड़ी सी जीभ लकलका रही थी। अचानक वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर इंजीनियर का पूरा शरीर सिहर उठा। हाथ से वो पॉलीथीन की पैकेट वहीं गिर गई। अपने आप को संभालकर वो तेजी से घर की तरफ दौड़ने की कोशिश की, मगर ऐसा लगा जैसे उनका पूरा शरीर सुन्न सा हो गया। लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। हाथों से टॉर्च छूटकर थोड़ी दूरी पर जा गिरी और एक स्पॉटलाइट की भांति चारों ओर घूमने लगी। वो जीव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अचानक एक बार उसने इंजीनियर की तरफ देखा और फिर उसे द्वितीय शिकार समझकर पहले पॉलीथीन की तरफ बढ़ गई। इंजीनियर का पूरा शरीर ऐसा लग रहा था मानो लकवाग्रस्त हो गया है। वो चाहकर भी हिल नहीं पा रहे थे। मौत साक्षात सामने खड़ी थी। उस जीव ने अपनी लपलपाती जीव से पॉलीथीन के अंदर का सामान मुंह में लेना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में वो खत्म हो जाएगा और
और फिर वो मुड़कर आएगी इंजीनियर की तरफ। मृत्यु साक्षात सामने दिख रही थी इंजीनियर की। समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। अचानक उन्हें नींद सी आने लगी, बहुत गहरी नींद। आंखें खुली तो खुद को सख्त जमीन पर लेटा पाया। हाँ, और तभी कुछ पलों पहले हुई घटना उन्हें याद आई और वो हड़बड़ा कर उठ बैठे। मगर ये क्या, वो तो अपने घर की चौखट पर पड़े हैं। आधा शरीर घर से बाहर, आधा शरीर अंदर। पर यहां वो हो सकता है बेहोश होने से पहले किसी तरह से जमीन पर लहरते लहरते यहां तक पहुंच गए होंगे। हाँ, कितना समय हो गया? घड़ी की तरफ देखा तो रात 2:25 हो रहे थे। ओह, इतनी देर तक बेहोश रहे वो। तभी अचानक नजरें सामने की तरफ गई। वहां पर कुछ रोशनी, ओह, उनकी टॉर्च जो एक तरफ रोशनी कर रही थी, और उस रोशनी में उन्होंने देखा वो भयानक जीव का शरीर ढाल होकर जमीन पर गिरा हुआ था। तो जहर असर कर ही गया। हाँ, इसी को लोग कह रहे थे मरकर भी नहीं मरती। अब वो सरकारी अफसरों से कांटेक्ट करेंगे। ऐसे अजीब जीव को दिखाकर तो न्यूज चैनल वाले उनके ऊपर टूट ही पड़ेंगे। और फिर तलाश करनी होगी तालाब के अंदर मंदिर के उस रास्ते की। हाँ, प्रसिद्धि, नाम, पैसा, सब कुछ अपन के हाथों में है। तभी अचानक बहुत तेज भूख लगी उन्हें। ओह, शाम को एक कप चाय पिया था, उसके बाद कुछ नहीं खाया। भूख तो स्वाभाविक ही है। पहले चलकर पेट पूजा की जाए। रसोई घर में गए तो वहां पर खाने को कुछ और न था। ब्रेड के कुछ टुकड़े प्लेट में रखे थे। उठाकर जैसे ही उन्हें टोस्टर में डालने गया तभी ध्यान आया, ओहो, खुला रखे होने की वजह से ब्रेड के ऊपर फफूंद लग गई थी। और फफूंद युक्त ब्रेड खाना नहीं, सेहत के लिए ठीक नहीं है। पर ये भूख का क्या करें? बहुत तेज भूख लग रही है। अचानक ही ध्यान आया, बस तो लक्ष्मी शाम का खाना बनाने नहीं आई। ओफ, ब्रेड खा के देखा जाए। भूख को देखते हुए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ब्रेड चबा ली उन्होंने। अरे, फफूंद लगी ब्रेड भी बहुत स्वादिष्ट होती है। कभी ये सोचा ना था। ब्रेड के चारों टुकड़े खाने के बाद भी पेट की भूख नहीं मिटी। अचानक कमरे की दीवार पर उनका ध्यान गया। कोई कीड़ा भिनभिना रहा था और पास ही एक छिपकली उस पर घात लगाई थी। अचानक ही उनके मुंह से एक लंबी सी जीभ निकली और एक बार में कीड़े को पकड़कर मुंह के अंदर। कीड़ा भी कम स्वादिष्ट नहीं होता है। अचानक हुई घटना से छिपकली उत्तेजित हो गई और कूदकर डाइनिंग टेबल के नीचे जाकर छुप गई। भूख 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 खाने का सामान तो है ही है। अचानक एक सरीसृप के जैसे चारों पैरों पर भार देकर सीने के बल अपने शरीर को धीरे धीरे खींचते हुए वो टेबल के नीचे गए और अपनी लंबी जीभ सरपाकर छिपकली को पकड़कर एक बार में ही शिकार करने में बहुत मजा है। हाँ, शिकार का नशा और भूख की तड़प दोनों ही उन्हें
पागल किए जा रही थी। अपने शरीर को उसी शरीर सी हालत में धीरे धीरे घसीटते हुए वो बैकडोर से बाहर की तरफ निकले। सामने तालाब और आसपास का जंगल था। बहुत सारे मेंढक, सांप बहुत कुछ होंगे यहाँ। मजा आएगा शिकार करने में। भूख तो मिटानी है ना, मिटानी है। तभी अचानक रेंगते रेंगते वो उस जीव के शरीर के पास पहुंचे और अगले ही पल जीव के शरीर को अपने हाथों में दबाए सामने के तालाब में कूद पड़े। पिछले 1 महीने से पुलिस तलाश किए जा रही है। आखिर इंजीनियर कहां गायब हो गए? किसी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं। हाँ, कुछ अजीबोगरीब बातें सुनने में आई कि उस दिन वो मछली के कांटे, मुर्गी की हड्डियां और NH2 रसायन लेकर घर गए थे, मगर फिर उसके बाद जैसे हवा में ही विलीन हो गए। लक्ष्मी तालाब के पास खड़ी थी। तालाब के पानी में उठ रहे हल्के हल्के बुलबुलों को देखकर बोल रही थी, बाबू आराम से रहो, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। तुम्हारे भोग का इंतजाम हम गांव वाले करते रहेंगे। तुम तो चौखो, इस मंदिर के रक्षक। तुम्हें अब सालों साल इस मंदिर की रक्षा करनी है और तुम्हारी भोग उसकी व्यवस्था हम लोग करते रहेंगे। बस तुम हमारे बकरियों बतखों को मत खाना। हाँ मैंने तो कहा ही था, दिन के समय यहाँ पर कोई डर नहीं। कोई डर नहीं।